आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटियों को लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 मई को ट्वीट करते हुए कहा कि पहली मीटिंग में ही 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पहला दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 मांगों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। बता दें कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 5 वादे पूरे करने के लिए हमने कैबिनेट की सहमति हासिल कर ली है। सीएम ने कहा कि अगले कैबिनेट में पूरा मसौदा आएगा। बता दें 22 मई से कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। वहीं विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में हमारे घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा किया गया था और उन 5 गारंटियों को लागू करने का आदेश कैबिनेट की पहली बैठक के बाद दिया गया। अगली कैबिनेट बैठक 1 सप्ताह के अंदर बुलाई जाएगी, जिसके बाद सभी 5 गारंटियों को लागू किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार बन चुकी है। सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के साथ साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको ये भी बता दें कि सरकार बनाते ही कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और इसमें 5 गारंटियों को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ 1 सप्ताह के अंदर दूसरी कैबिनेट बैठक बुलाने की बात भी यहाँ पर कही गई है। बता दें कि 22 मई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक उसी दिन आयोजित की गई है। मीटिंग में 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। कर्नाटक के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पहला दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 मांगों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। बता दें कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि 5 वादे पूरे करने के लिए हमने कैबिनेट की सहमति हासिल कर ली है। सीएम ने कहा कि अगले कैबिनेट में पूरा मसौदा आएगा। बता दें कि 22 मई से कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। वहीं विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में हमारे घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा किया गया था और उन 5 गारंटियों को लागू करने के आदेश कैबिनेट की पहली बैठक के बाद दिए जाएंगे। अगली कैबिनेट बैठक 1 सप्ताह के अंदर बुलाई जाएगी। इसके बाद सभी 5 गारंटियों को लागू किया जाएगा। तो रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को वापस मंगाने का ऐलान किया। बैंक ने कहा कि जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं वो उसे 30 सितंबर 2022 तक अन्य मूल्यों के नोटों से एक्सचेंज करवा सकते हैं। 2000 रुपए के नोट के बदलने की प्रक्रिया 23 मई 2023 से शुरू होने वाली है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने कहा कि भारत को 500 रुपए से अधिक मूल्य वर्ग की करेंसी नोटों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि उच्च मूल्य वर्ग के किसी भी नोट की जरूरत है। आर गांधी के अनुसार डिजिटल पेमेंट सिस्टम की व्यापक रूप से सफल होने के बाद और कम महंगाई दर का मतलब है कि उच्च मूल्य वर्ग की करेंसी नोटों की अब और आवश्यकता नहीं है। साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नए नोटों को जारी किया था। वहीं आर गांधी ने 2014 से 2017 तक डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य करते हुए आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग को संभाला था। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट की शुरुआत डिमोनेटाइजेशन के सिद्धांतों के खिलाफ थी। इसे शॉर्ट टर्म टैक्टिकल निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया था। तो आपको बताते चले कि पूर्व डिप्टी गवर्नर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2000 करेंसी की जरूरत नहीं है, 500 से ज्यादा मूल्यों की करेंसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि
जिस तरह से डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि उच्च मूल वर्ग के किसी भी नोट की जरूरत है। आर गांधी के अनुसार डिजिटल पेमेंट सिस्टम के व्यापक रूप से सफल होने के बाद और कम महंगाई दर का मतलब है कि उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की अब और आवश्यकता नहीं है। साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नए नोट को जारी किया था। वहीं आर गांधी ने 2014 से 2017 तक डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य करते हुए आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग को संभाला था। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट की शुरुआत डिमोनेटाइजेशन के सिद्धांतों के खिलाफ थी। इसे शॉर्ट टर्म टैक्टिकल निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया था। हरियाणा कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट बंद होने से अब महंगाई बढ़ेगी। देखिए, जब पहले नोटबंदी की थी उस टाइम राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था इससे महंगाई बढ़ेगी। तो मेरे को अंदेशा है कि इससे और महंगाई बढ़ती, जैसे रातों रात सोने का भाव कहां से कहां पहुंच गया, इसी प्रकार से जो है महंगाई बढ़ने का अंदेशा है। जब पहले सारे नोटबंदी होगी, जब कितना काला धन मिला है ये अब तक तो पता लगा। काले धन पे हमको से तो अच्छी बात है, काला धन से, लेकिन महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। आम आदमी को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि अगर 2000 के नोट बंद करने ही थे तो इसे लाया ही क्यों गया था। अब लाया क्यों था ये पता नहीं, अब खत्म कर दिए, अब सितंबर में समाप्त हो जाएगा इस अस्तित्व। तो ये बंद क्यों किया गया, आरबीआई ने क्या बताया है, क्यों बंद किया गया? और इसे छापने में सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए। उस समय 1000 के नोट, 500 के नोट को बंद किए थे, उस समय शासकीय धन का अपव्यय हुआ। अब बंद कर रहे हैं तब अपव्यय हुआ। एक तरफ आप नोटबंदी करते हैं, फिर जीएसटी लाते हैं, फिर लॉकडाउन करते हैं। ये तमाम जो गतिविधियां हैं, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन और फिर अब हो गया आईटी, ईडी, ये सब कारणों से देश के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, हजारों लाखों की तादाद में देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। भारत के करेंसी यही था भाई, शासन का क्या है, सत्ता के पास दंड है, करेंसी है, ये तो इसका प्रभाव है। अब करेंसी का भी विश्वास खत्म हो गया। अब 2000 चलेगा नहीं चलेगा, अब उसी सितंबर तक के आदमी उसी में लगे रहेंगे। 20,000 नोट ही आप बदल सकते हैं, लेकिन एक आदमी कई बार जा सकता है एक ही दिन में। एक आदमी को लगाए रखो। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में नौकरशाहों के तबादलों और तैनाती से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश का स्वागत करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार सेवा मामलों पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों की आड़ में अधिकारियों को डरा धमका रही है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली की गरिमा बनाए रखने और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए यह अध्यादेश आवश्यक है। केंद्र सरकार ने दानिक्स कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था। गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहाँ जो भी होता है उसका पूरा देश और पूरी दुनिया में असर होता है। तो बता दें कि बीजेपी ने केंद्र के अध्यादेश को सही बताया और स्वागत किया है। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का ये मामला बताया जा रहा है। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इस दौरान आड़ में अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा था।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो भी होता है उसका असर देश और दुनिया में भी देखने को मिलता है। तो आपको बताते चले कि ट्रांसफर पोस्टिंग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया है जिसका बीजेपी की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया गया कि केजरीवाल सरकार सेवा मामलों पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले की आड़ में अधिकारियों को डरा धमका रही है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली की गरिमा बनाए रखने और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए यह अध्यादेश आवश्यक है। केंद्र सरकार ने दानिश कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया था। गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। सचदेवा ने कहा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहाँ जो भी होता है उसका देश और पूरी दुनिया में असर होता है। तो बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा एक अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, जिसमें एक समिति गठित की गई है। वहीं संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं और इस दौरान कहा कि केजरीवाल सरकार सेवा मामलों पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले की आड़ में अधिकारियों को डरा धमका रही है। दिल्ली में नौकरशाहों के तबादलों और तैनाती से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अध्यादेश लाया गया है वो अध्यादेश सही है। केजरीवाल सरकार इस दौरान अधिकारियों को डरा धमका रही थी। दानिश कैडर के ग्रुप पे अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था। गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। सचदेवा ने कहा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहाँ जो भी होता है उसका असर देश और दुनिया में होता है। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी से सीबीआई ने शनिवार को 9 घंटे तक पूछताछ की। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आई है कि अभिषेक बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी और सीबीआई को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। पूछताछ के बाद बाहर आकर अभिषेक ने कहा कि ये सीबीआई और मेरे समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। हम दिल्ली के बॉसेस के पेट डॉग नहीं बनेंगे, इसलिए हमें टारगेट किया। नोटबंदी पर अभिषेक ने कहा कि अब वोटबंदी का जमाना है, नोटबंदी से कुछ नहीं होगा। वोटबंदी 2024 में होगी। कर्नाटक के परिणाम 2024 में दोहराए जाएंगे। उधर सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, केंद्र में एक निरंकुश सरकार की एजेंसी राज ने हमारे काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन देश भर में लाखों लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने वाम सरकार को हटाकर 2011 में पहली बार राज्य में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की वर्षगांठ पर इस मौके पर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। अभिषेक ने ट्विटर पर सीबीआई का नोटिस शेयर कर लिखा, मुझे 20 मई को सीबीआई के सामने पेश होने का नोटिस मिला था। एक दिन पहले नोटिस नहीं दिए जाने के बाद भी मैं वहां पे सीबीआई के सामने पहुंचा, उनके समन का पालन किया। जांच के दौरान भी मैं सहयोग करूंगा। तो बता दें कि सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ अभिषेक से की। ग्वालियर में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी ही पार्टी के विधायक से नाराज होकर वार्ड 52 के मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राजपूत सहित कुछ नेताओं ने ग्वालियर के प्रभारी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को अपने इस्तीफे दे दिए।
कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक से नाराजगी जताते हुए ग्वालियर में वार्ड 52 के मंडलम अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में 15 इस्तीफे हुए हैं, जिनमें एक मंडलम अध्यक्ष, 3 कार्यवाहक मंडलम अध्यक्ष, 11 सेक्टर अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दिया। ये इस्तीफे ग्वालियर दौरे पर आए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को दिए गए। इस्तीफा देने वाले नेताओं का आरोप है कि विधायक प्रवीण पाठक द्वारा आए दिन उन्हें अपमानित किया जाता है, जिससे तंग आकर वार्ड 52 के सभी 15 पदाधिकारियों ने पद से इस्तीफा दिया। गौरतलब है कि इस्तीफा देने वाले सभी दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के पदाधिकारी बताए जाते हैं, जहां से प्रवीण पाठक विधायक हैं। इसी मामले में ग्वालियर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का कहना है कि मुझे इस बात की जानकारी दिए बिना ही इस्तीफे दिए गए, लेकिन वो मामले की जांच कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी मां राबड़ी देवी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ की गई। देश में राजनीतिक बदलाव, खासकर राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव और पिछले सप्ताह कर्नाटक में बीजेपी की हार से जुड़ी है। उन्होंने कहा, हम जानते थे कि ऐसा होगा। वे हमें निशाना बना रहे हैं क्योंकि वे कर्नाटक के बाद बिहार से डरते हैं। वे मुझे भविष्य में मामले में फंसा सकते हैं। मेरा नाम चार्जशीट में नहीं है, लेकिन जोड़ा जा सकता है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली में लगभग 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मीसा भारती, चंदा यादव और रागिनी यादव सहित राबड़ी देवी के बच्चों से भी एजेंसी ने पिछले कुछ महीनों में इस मामले में पूछताछ की है। एजेंसी ने दावा किया था कि उसने इस साल मार्च में मामले में तलाशी के दौरान 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की और 600 करोड़ रुपए के अपराध की आय का पता लगाया था। दिन से ही बोले हैं भाई, इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? आप लोगों को तो पहले ही बोले, जब सरकार बनी थी तब यही काम करेंगे। अब एक बात समझ लीजिए, कर्नाटका का चुनाव खत्म हो चुका है। कर्नाटका के चुनाव खत्म होने के बाद अगर सबसे ज्यादा भाजपा के लोग डरे हैं तो वो बिहार से डरे हुए हैं 24 को लेकर के। तो 24 को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, तो करते रहें और कोई आश्चर्य की बात मत कीजिएगा। अभी मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दे और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दे, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले भी लोग किया है तो क्या हुआ है? तो जनता सब देख रही है, जान रही है। और कोई सलमान खान 19 मंजिला सी फेसिंग होटल खोलने जा रहे हैं। उन्हें से बीएमसी से भी मंजूरी मिल चुकी है। सलमान खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाने के बाद अब होटल के क्षेत्र में भी सलमान कदम रखने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सलमान खान मुंबई में 19 मंजिला सी फेसिंग होटल खोल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल्डिंग 19 मंजिली है, जिसमें बीएमसी से अप्रूवल मिल चुका है। इस बिल्डिंग में पहले सलमान खान और उनके भाइयों ने अपने लिए अपार्टमेंट खरीदे थे और शुरू में इसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रूप में रेनोवेट करने की प्लानिंग थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना प्लान बदला और इसे होटल बनाने का फैसला लिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।